पिछले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप लोगों को प्रियम्बल बताया जा रहा था, जिसमें कि आपका ये बताया जा रहा था कि हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार का जस्टिस अर्थात 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है। पहला आपको ये जानना है जस्टिस या न्याय क्या होता है। देखिए, जहाँ तक न्याय की बात है, जस्टिस की बात है, जस्टिस शब्द को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। आप लोग तमाम इस समय वर्तमान में नारे भी लग रहे हैं, वी वांट जस्टिस। चाहे कोई भी समाज हो, यही कहता है कि हमें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। अब समस्या ये है कि जस्टिस किसे कहा जाता है। तो जहाँ तक न्याय की बात है, जस्टिस की बात है, विद्वानों ने जो जस्टिस की परिभाषा दी है उसको समझिए। राजनैतिक समुदाय में राज्य की शक्ति द्वारा, यानी कि राज्य के पावर द्वारा या राज्य द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना ही न्याय कहलाता है। अर्थात जो व्यक्तियों के राइट मिले हैं, उन राइटों को राज्य अपनी पावर का प्रयोग करते हुए प्रोटेक्ट करे, या कह सकते हैं कि रक्षा करे। उसी को ज़्यादातर विद्वानों ने न्याय की संज्ञा दी है। अब आईएएस में ये क्वेश्चन बना था क्रम मिलाने के लिए कि सही क्रम क्या है न्याय का। संविधान की उद्देशिका में दिया था सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, तीसरा पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक, और उपर्युक्त सभी। तो पहले तो जानिए, हमारा संविधान 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है। क्रम से भी याद रखना है, पहले हैं सामाजिक, दूसरे क्रम पर आर्थिक और तीसरे पर राजनैतिक। अब समस्या ये आई कि सोशल जस्टिस क्या है और सामाजिक न्याय के लिए संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ, बिना किसी भेदभाव के समाज में सबको इक्वल स्टेटस अर्थात समान परिस्थिति या हैसियत में रखना, यानी कि ऊंच नीच, जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर समाज में कोई विभेद न किया जाए। इसके लिए, इस विभेद को रोकने के लिए हमने सोशल जस्टिस का नारा दिया है, यानी कि सामाजिक न्याय का भी नारा दिया है, और हमने अपने संविधान में इसे अपनाया भी है। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस के लिए सबसे पहला अनुच्छेद आप 14 पढ़ेंगे, यानी कि 14। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार को प्रश्रय देता है और विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। इसके बाद सामाजिक न्याय को प्रश्रय देने के लिए 15 बना है, 16 बना है। मुख्य रूप से अनुच्छेद 17 तो अति महत्वपूर्ण है, जहाँ की छुआछूत या अस्पृश्यता को रोका गया है, और अनुच्छेद 18 भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, ये जो आर्टिकल हैं जो आपको आगे बताए जाएंगे, ये अनुच्छेद सोशल जस्टिस को प्रश्रय देते हैं, अर्थात सामाजिक न्याय के लिए ही बनाए गए हैं। दूसरा आपका इकोनॉमिक जस्टिस या आर्थिक न्याय क्या है।
जहाँ तक आर्थिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण इस प्रकार किया जाए कि एक जगह पे धन का संग्रहण न हो या एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में संसाधन न रहें, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में संसाधन रहे। आर्थिक न्याय को कह सकते हैं पाने के लिए तमाम कानून बनाए गए हैं, तमाम आपका संविधान में दिशा निर्देश भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपका अनुच्छेद 38 में दिया गया है, जहाँ की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरणात्मक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो आर्थिक न्याय के लिए और भी आर्टिकल हैं, लेकिन आर्टिकल 38 आपका महत्वपूर्ण है। आइए पॉलिटिकल जस्टिस, राजनैतिक न्याय और भी महत्वपूर्ण है। राजनैतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि सबको मत देने का अधिकार हो, यानी कि राइट टू वोट हो, मत देने का अधिकार हो। भारतीय संविधान सबको बिना लिंग, जाति, धर्म इत्यादि का भेदभाव किए हुए सबको मत देने का अधिकार देता है। इसके बाद राजनैतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि सभी लोग किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि बिना किसी भेदभाव के भारत के सभी नागरिक किसी भी पद के लिए योग्य होंगे, उनको रोका नहीं जाएगा। मैंने कह सकते हैं ये पॉलिटिकल जस्टिस हुआ, राजनैतिक न्याय कहा जाता है। 3 प्रकार के न्याय की अवधारणा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आइए आगे देखा जाए। जहाँ तक उद्देशिका की बात है आपका, इसके बाद जो हमारा प्रियम्बल है, अर्थात कह सकते हैं हमारी उद्देशिका है, वो 5 प्रकार के फ्रीडम की बात करती हैं। ये भी क्रम से याद रखिएगा, यानी कि हमारी उद्देशिका भारत के नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत की उद्देशिका भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख करती हैं। तो आपका जवाब रहेगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, आपका कर्तव्य है कि इन 5 को क्रम से याद रखें। नया क्वेश्चन अब ये बन सकता है, यानी कि जो नया क्वेश्चन बन सकता है, जो 5 प्रकार की फ्रीडम या स्वतंत्रता हमारे संविधान के तहत दी गई हैं उद्देशिका में, उसको देखिए। विचार यानी कि थॉट की स्वतंत्रता पहला हो गया। विचार, भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार की स्वतंत्रता होगी। विचार के बाद आपका दिया गया है एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तीसरा दिया गया है आपका, कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के बाद बिलीव की स्वतंत्रता होगी, यानी कि विश्वास की स्वतंत्रता होगी। चौथा स्वतंत्रता जो दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि रिलीजन की स्वतंत्रता होगी। और 5वीं स्वतंत्रता जो दी गई है वह उपासना की दी गई है। उपासना यानी कि पूजा पाठ की।
देखिए इसमें या इबादत की कहिए, एक एक शब्दों को अच्छे से देखिए। भारतीय संविधान की उद्देश्य का भारत के प्रत्येक नागरिक को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहला है अपने थॉट या विचार की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति किसी मुद्दे पर अपना विचार प्रकट करना चाहता है, अपने मंतव्य देना चाहता है, वह दे सकता है। विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तो अनुच्छेद 19(1)(a) में मूल अधिकार माना गया है। यानी कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, उसमें विचार की या थॉट की स्वतंत्रता भी शामिल है। आइए इसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये भी स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है, अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया है। एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता यानी कि अगर हमारा कोई मत है, विचार हैं, तो हम समाज में उसको प्रकट कर सकते हैं, प्रकट कर भी सकते हैं। अगर हम चाहें तो प्रकट नहीं भी कर सकते हैं। इस पर 1-2 उदाहरण आपको बताया जा रहा है। जैसे राष्ट्रगान का मामला, तो राष्ट्रगान गाना आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक खड़े रहना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है और स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता में साइलेंट या चुप या मौन रहने की भी स्वतंत्रता समाहित है। अभी ये क्वेश्चन आपका झारखंड में पिछली बार पूछा गया था। विजय इमैनुअल का केस है। विजय इमैनुअल के केस में स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि राष्ट्रगान के समय खड़ा रहना ही पर्याप्त है, गाना राष्ट्रगान को आवश्यक नहीं है। लेकिन मेरी राय में ये निर्णय दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि हमारा धर्म ये कहता है, हम राष्ट्रगान गाएंगे ही नहीं। और हो सकता है कि ये राष्ट्रगान एक दिन मौन गान में भी परिवर्तित हो जाए और व्यक्ति कहेंगे कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। वैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो बताया गया। जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता की बात है, अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त करते हैं। तो ये डिटेल में 19(1)(a) में आपको और बताया जाएगा। तीसरी स्वतंत्रता है बिलीव की। बिलीव यानी कि विश्वास की। विश्वास का मतलब ये हुआ, चाहे तो हम ईश्वर में विश्वास करें या न करें। यानी कि कोई भी नागरिक भारत में आस्तिक भी हो सकता है और नास्तिक भी, अर्थात गॉड में विश्वास करे, गॉड में विश्वास न करे, इस पर कोई रोक टोक नहीं है और इस पर आपका कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वह भगवान पर विश्वास करे या न करे। इसका मतलब कि पत्थर को या भगवान मानिए या केवल पत्थर मानिए, वह आपके ऊपर है। इसके लिए कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति आपको बाध्य नहीं कर सकता। ये विश्वास की जो आज़ादी दी गई है, ये आज़ादी अनुच्छेद 25 में मुख्य रूप से समाहित है। आइए धर्म की स्वतंत्रता,
धर्म की स्वतंत्रता मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में समाहित है, जहाँ की धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक भारत के नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। ये भी सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता का जीता जागता उदाहरण माना जाता है। अब धर्म की स्वतंत्रता में धर्म परिवर्तन करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से होना चाहिए, बिना किसी लालच के होना चाहिए। आइए उपासना की स्वतंत्रता देखा जाए। इबादत की स्वतंत्रता, पूजा पाठ की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता ये भी आपका अनुच्छेद 25 में मुख्य रूप से समाहित है। ये भी हमारा मूल अधिकार है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को मानता है तो चाहे 5 बार नमाज पढ़े या न पढ़े, उसकी स्वतंत्रता है उपासना की। और यदि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो चाहे वह मंदिर जाए न जाए, पूजा पाठ करे न करे, उपासना करे न करे, ये उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन पूजा पाठ इबादत करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। डिटेल में इसको जब अनुच्छेद 25 चलेगा तब आपको और बताया जाएगा। इस प्रकार हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान की उद्देश्य का 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। आगे बढ़ा जा बेयर एक्ट में, आपका कह सकते हैं कि जो बेयर एक्ट में अगला शब्द है आपका स्वतंत्रता के बाद, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि 2 प्रकार की समता उद्देश्य में प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि जो संविधान इक्वलिटी या समता उद्देश्य का प्रदान करती हैं वह 2 प्रकार की करती हैं। पहला प्रतिष्ठा या इज्जत सम्मान, प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, और दूसरा आपका समता की स्वतंत्रता। जहाँ तक प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता की बात है, ये अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता समाहित है, जबकि समता की स्वतंत्रता आपका कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समाहित है। यानी कि समता की स्वतंत्रता डिटेल में हम देखेंगे आगे, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में आपका समाहित है। आगे देखा जाए, समता के बाद हमारा संविधान की उद्देशिका में फिर कहा गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। उन सब में यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक में भाई व्यक्ति की गरिमा लिखा है, पहला शब्द व्यक्ति की गरिमा, फिर आपका और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता इतना देखिए। अब आया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को गरिमा का अधिकार होगा। तो गरिमा का अधिकार कहाँ, डिग्निटी का अधिकार कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में यह अधिकार समाहित है, बताया जाएगा आगे। फिर कहा जा रहा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता,
राष्ट्र की एकता और अखंडता। जब मूल संविधान बना था तो ये दो शब्द नहीं थे। उद्देशिका में आपका राष्ट्र की एकता था और अखंडता शब्द आपका बाद में जोड़ा गया। तो बाद में कौन कौन से शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए, अब यहीं आपको ध्यान में रखना है। एक शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कह सकते हैं। 76 में आपका कुछ शब्द जोड़े गए थे और देखिए कौन कौन शब्द जोड़े गए। आपका कुछ शब्द जोड़े गए थे, देखिए कौन कौन शब्द जोड़े गए थे आपका 1976 ईस्वी में। जहाँ तक 1976 ईस्वी की बात है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 4 शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए, जिसमें कि 3 शब्द सार्थक थे और 1 शब्द निरर्थक था। जो निरर्थक शब्द था वह आपका और था, और सार्थक शब्द 2 थे। समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था और अखंडता थी। अखंडता यानी कि मूल संविधान में ये जो शब्द आपका दिख रहा है ये शब्द नहीं था। ये कब जोड़ा गया, तो ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब आइए देखा जाए राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि भारत की एकता और अखंडता का मतलब ये हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति ये मांग नहीं कर सकता कि हम भारत से अलग होंगे। ये अब संभव नहीं है, क्योंकि हमारी उद्देशिका राष्ट्र की एकता और अखंडता को स्पष्ट रूप से बताती हैं। यानी कि कोई भी राज्य क्षेत्र या कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम भारत से अलग होकर अलग देश बनाएंगे, ये अब संभव नहीं है। आइए एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारा, अर्थात हमारा प्रियम्बल ये कहता है कि भाईचारा ऐसा हो जो एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखे। यानी कि एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखे। बंधुता या भाईचारा ऐसा होना चाहिए। बंधुता का मतलब ये हुआ कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, और ये मानता है भारत कि पूरे विश्व के लोग सद्भावनापूर्वक आपस में व्यवहार करेंगे, और कह सकते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार जैसा है, भाई भाई जैसे हैं। ये हमारी उद्देशिका इस बात को प्रश्रय देती है। अब आइए संबंधता बढ़ाने के लिए आपका दृढ़ संकल्प होकर अगला शब्द है दृढ़ संकल्प होकर, ये भी हम शब्द बताएंगे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान सभा में ये कहा गया है, इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यानी कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। इसके बाद आपका लिखा गया है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी।
को एतत् द्वारा माने इस प्रकार, एतत् द्वारा इस संविधान को हम क्या करते हैं भाई, इस संविधान को। इसके बाद अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये भी शब्द लाइन से याद रखिएगा। अंगीकृत करते हैं, इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। इसके बाद आपका अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, यानी कि एक्ट का रूप देते हैं। और अंतिम है आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। अब इन्हीं शब्दों को आपको अच्छे से समझना है। देखिए, इसके बाद कहा गया दृढ़ संकल्प होकर। दृढ़ संकल्प होकर का मतलब ये हुआ कि पूरे मनोयोग से, या कह सकते हैं कि अंदर से या आत्मा से पूरी तरह कह सकते हैं मजबूत होकर। दृढ़ संकल्प होकर का मतलब ये हुआ कि पूरी ईमानदारी से, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय बिहार सिविल जज और एपीओ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जिस प्रकार संविधान सभा ने संविधान में प्रियम्बल में ये लिखा कि दृढ़ संकल्प होकर, पूरी ताकत लगाकर या पूरे मनोयोग से, उसी प्रकार आपका भी कर्तव्य है कि आप पूरे मनोयोग से, पूरी दृढ़ संकल्प होकर, पूरी ताकत लगाकर, पूरी इच्छा से आप इस समय पढ़ाई करिए। तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, वह अपनी इस संविधान सभा, यानी कि वह अंग्रेज़ों ने ये कानून नहीं बनाया, ये कानून भारत के लोगों ने बनाया। और अपनी इस संविधान सभा का मतलब हुआ कि संविधान सभा के लोगों ने, तो फिर आया कि किस तारीख को, तो 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ क्वेश्चन 2 बनता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। यानी कि अगर पूछे कि संविधान के निर्माण की डेट क्या है, संविधान का निर्माण किस तारीख को किया गया पूछ ले आपसे, या किस तारीख को संविधान बना, तो आपका जवाब रहेगा 26 नवंबर 1949 को। फिर पूछे कि संविधान पर आपका किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, तो वह आप मारेंगे 24 जनवरी 1950 को। ये पिछली बार पीसीएस में ये क्वेश्चन आया है, किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने साइन किया। फिर एक बार जीएस में बना था कि 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर साइन किया था, तो 284 सदस्यों ने, 284 याद रखिएगा। अब ये आया कि भाई 26 जनवरी को बनकर तैयार हो गया हमारा संविधान, तो क्या इस तारीख को लागू भी हो गया। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अनुच्छेद 394, अच्छे से याद रखिएगा। अभी कई जगह ये क्वेश्चन भी बना था प्री में, इसको अच्छे से कवर करना है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 ये बता देता है
कि भारतीय संविधान को 2 भागों में लागू किया गया। प्रवर्तन तिथि बताई गई है अनुच्छेद 394 में। कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए, क्योंकि इनका लागू करना तत्काल अनिवार्य या आवश्यक था, इनको टाला नहीं जा सकता था। तो कुल 16 अनुच्छेद लागू हो गए, इन फोर्स हो गए 26 नवंबर 1949 को, और अन्य सभी अनुच्छेद लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। अतः भारत का संविधान पूछे कितने पार्ट में लागू किया गया, तो आपका जवाब रहेगा 2 भागों में। फिर पूछे कि संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। आंशिक रूप से पूछे तो 26 नवंबर 1949। फिर पूछे कि संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, इसका प्रमाण कहाँ है, तो इसका प्रमाण आप बताएंगे अनुच्छेद 394। आइए आपका अगला देखा जाए। अब ये जो माने इस संविधान को, तो इस संविधान को जब भी आप पढ़िए कह सकते हैं कि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। इन शब्दों का अंत में महत्व देखा जाए और अच्छे से इसको भी देखिए। जब भी इन शब्दों को पढ़िएगा आप एकदम शुरुआती दौर से पढ़िएगा। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग को यहाँ से जोड़िएगा। देखिए यहाँ से आप जोड़िएगा। अब पूछा जाता है कि संविधान को किसने अंगीकृत किया, तो संविधान को भारत के लोगों ने अंगीकृत किया है। अंगीकृत करने का मतलब ये हुआ एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने का मतलब ये हुआ कि अपने अंग से लगा लेना। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो भी कार्य करेंगे इस संविधान के अनुसार करेंगे। ये संविधान हमारे रग रग में अब समाहित हो गया है। दूसरा, हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि एक्टेड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसे कानूनी रूप देते हैं। तो भारत का संविधान भी एक कानून है। अधिनियमित का मतलब कानून है। ये कानून संसद नहीं बनाई थी बल्कि हमारी संविधान सभा बनाई थी। ये एपेक्स लॉ है, यानी कि सर्वोच्च कानून है। ये सर्वोच्च कानून है, एपेक्स लॉ है। इस कानून के तहत भारत का शासन संचालित किया जाएगा। देश कैसे चलेगा, भारत कैसे चलेगा, तो इस कानून के तहत आत्मार्पित करते हैं। तीसरा है, यानी कि ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किसने आत्मार्पित किया, तो हम भारत के लोगों ने किया है, अपने ऊपर अर्पित करते हैं। आत्मार्पित का मतलब हुआ अपने ऊपर हम अर्पित करते हैं, यानी कि इसे अपने ऊपर अर्पित करने का मतलब ये हुआ कि हम इसे आपका स्वीकार करते हैं, अर्पित करते हैं, अपने को समर्पित करते हैं। तो क्वेश्चन इंटरव्यू में बना है, प्री में भी, कि भारत का संविधान किसको समर्पित है, तो समर्पित वी द पीपुल ऑफ इंडिया को है। इस प्रकार आपको उद्देशिका का जो नियम है, ये आप उद्देशिका के बारे में आपको डिटेल में बताया गया। धन्यवाद।